नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ना एंटीबायोटिक्स थी, ना आज जैसी कोई टेक्नोलॉजी, और तब भी सर्जरी की जाती थी। आज हम सब मिलकर चल रहे हैं वक्त में पीछे, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टांग हृदयम के पन्नों में, जहां हम चिकित्सा के एक ऐसे चैप्टर को खोलेंगे जो आपको हैरान कर देगा। सवाल तो बड़ा है ना? और यही सवाल हमारी आज की इस पूरी पड़ताल की जड़ है। हम यही तो जानना चाहते हैं कि ये सब क्या बस कोई कच्चा पक्का काम था, या फिर इसके पीछे एक पूरा सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जो गहरी समझ, सटीकता और ऑब्जर्वेशन पर टिका था। तो किसी भी मरीज की कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक प्रॉब्लम से। और हमारे इस केस में वो प्रॉब्लम है एक घाव, जिसे संस्कृत में कहते थे व्रण। अब देखिए, कोई भी इलाज करने से पहले जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी, वो थी सही डायग्नोसिस। तो आखिर ये व्रण है क्या? देखिए, ये कोई मामूली कट या खरोच नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक फोड़ा हो सकता था, एक अल्सर, मतलब एक ऐसी कंडीशन जो इशारा कर रही थी कि शरीर के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और उस दौर के जो वैद्य थे, वो किसी जासूस की तरह इसके हर राज को परत दर परत समझते थे। तो सवाल ये है कि वो करते कैसे थे ये सब? अंदाजा तो बिल्कुल नहीं लगाते थे, वो तो संकेतों को पढ़ते थे। उन्होंने व्रण को अलग अलग स्टेज में बांटा था। जैसे कि पहला स्टेज आम यानी कच्चा। इसमें क्या होता था? हल्की सूजन, थोड़ी गर्माहट और छूने पर सख्त लगता था। लेकिन जब यही व्रण पश्चिमान स्टेज में, मतलब पकने लगता था, तब सारे लक्षण बदल जाते थे। जलन होती थी, त्वचा लाल पड़ जाती थी, और एक धड़कता हुआ दर्द जो साफ बताता था कि शरीर के अंदर जंग छिड़ी हुई है। देखिए, डायग्नोसिस तो सिर्फ पहला कदम था। असली आर्ट तो ये जानने में थी कि सर्जरी आखिर करनी कब है। टाइमिंग, सब कुछ टाइमिंग का खेल था। क्योंकि बहुत जल्दी चीरा लगा दिया या बहुत देर कर दी, तो इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। तो फिर वैद्य को कैसे पता चलता था कि हाँ, अब सही समय है? जब उन्हें ये खास लक्षण दिखते थे, दर्द कम होने लगता था, सूजन घटने लगती थी, और सबसे जरूरी, जब स्किन के नीचे पस को हिलते हुए महसूस किया जा सकता था, बस यही वो ग्रीन सिग्नल था कि फोड़ा अब चीरा लगाने के लिए एकदम तैयार है। ये एक कैलकुलेटेड डिसीजन होता था, कोई तुक्का नहीं। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्से पर, असल सर्जरी, जिसे नाम दिया गया था पाटन कर्म। ये वो लम्हा था जहां हुनर, सटीकता और हिम्मत तीनों की जरूरत थी। ये प्रोसेस कोई ऐसा वैसा नहीं था, इसका एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप तरीका था। सबसे पहले मरीज को मेंटली तैयार किया जाता था, फिर औजारों को बहुत ध्यान से चुना जाता था। जो चीरा लगता था वो तेज, गहरा और एकदम सटीक होता था, और हमेशा मसल्स के रेशों की दिशा में, ताकि नुकसान कम से कम हो और सारा पस बाहर आ जाए। और आखिर में बड़े ध्यान से ये चेक किया जाता था कि अंदर कुछ भी बचा तो नहीं है। आप सोचिए, यहाँ डिटेलिंग का लेवल कितना जबरदस्त है। ग्रंथ में सिर्फ ये नहीं लिखा है कि काट दो, नहीं, उसमें ये बताया गया है कि कैसे काटना है, कितना गहरा काटना है, और ये पक्का कैसे करना है कि घाव पूरी तरह साफ हो गया है। इससे पता चलता है कि उस दौर की चिकित्सा में प्रोसीजरल नॉलेज कितनी गहरी थी। पर रुकिए, चीरा लगाना तो बस आधी जंग थी। असली काम तो इसके बाद शुरू होता था, यानी पोस्ट ऑपरेटिव केयर। घाव को साफ करना, उसे बंद करना, ये भी उतना ही जरूरी और उतना ही सोफिस्टिकेटेड था। सर्जरी के बाद घाव को साफ करने के लिए लोध्र, हरितकी, हल्दी और मुलेठी जैसी खास जड़ी बूटियों का मिक्सचर इस्तेमाल होता था। और इन्फेक्शन न फैले, इसके लिए उसे नीम के काढ़े से धोया जाता था। नीम के एंटीसेप्टिक गुण तो हम आज भी जानते हैं, है ना? समझिए कि उनके पास अपनी एक पूरी प्राचीन फार्मेसी थी। अच्छा, सफाई के बाद अगला स्टेप क्या था? सीवन कर्म, मतलब टांके लगाने की कला। जी हाँ, उस दौर में भी बाकायदा स्टिचिंग होती थी। ऐसा नहीं था कि बस घाव को खुला छोड़ दिया, नहीं, उसे ठीक होने में पूरी मदद की जाती थी। तो ये टांके लगाते किस चीज से थे? धागे होते थे सन के, भांग के, यहाँ तक कि रेशम के भी। और सुइयां, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, स्टैंडर्डाइज्ड थीं। जैसे मसल्स वाले एरिया के लिए एक खास 3 कोनों वाली सुई इस्तेमाल होती थी। ये दिखाता है कि उन्हें बॉडी की एनाटॉमी की कितनी गहरी समझ थी। हर हिस्से के लिए एक अलग सही औजार। अब मरीज का काम ऑपरेशन टेबल पर ही खत्म नहीं हो जाता था। बिल्कुल नहीं।
उस जमाने का जो नजरिया था वो पूरी तरह से होलिस्टिक था। उनका मानना था कि असली हीलिंग तब होती है जब शरीर और मन दोनों का इलाज हो। रिकवरी के लिए डाइट का भी उतना ही महत्व था, और डाइट भी बहुत स्पेसिफिक थी। हल्का खाना जैसे पुराना चावल और मूंग दाल खाने की सलाह दी जाती थी, और भारी चीजें जैसे नया अनाज या उड़द दाल, इनसे परहेज करने को कहा जाता था। ये कितनी कमाल की बात है कि डाइट को हीलिंग प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा माना जाता था। और फिर बात आती है बैंडेजिंग की, यानी पट्टियों की। और ये बस यूं ही कपड़ा लपेट देना नहीं था। आपको पता है अष्टांग हृदयम में 15, जी हाँ, 15 अलग अलग तरह की पट्टियों का जिक्र है। हर एक पट्टी एक खास मकसद के लिए डिजाइन की गई थी। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जोड़ों के लिए होती थी स्वस्तिक यानी क्रॉस शेप वाली पट्टी। शरीर के गोल हिस्सों के लिए मंडल यानी सर्कुलर पट्टी। अरे अंगूठे की नोक के लिए भी एक स्पेशल पट्टी थी। जरा सोचिए, कस्टमाइजेशन का ये लेवल क्या दिखाता है? यही कि उन्हें शरीर के हर हिस्से की अलग अलग जरूरतों की कितनी गहरी समझ थी। और ये सब सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं था। मरीजों को ये भी सलाह दी जाती थी कि वो गुस्सा, दुख और डर जैसी भावनाओं से दूर रहें। ये दिखाता है कि वो मन और शरीर के कनेक्शन को कितना अच्छे से समझते थे, कि इमोशनल स्ट्रेस आपकी फिजिकल हीलिंग को रोक सकता है। तो इन सब बातों से हम क्या समझें? यही कि ये कोई पिछड़ी हुई प्रणाली नहीं थी, बल्कि ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड, एक व्यवस्थित तरीका था, डायग्नोसिस से लेकर सर्जरी तक, फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर से लेकर डाइट और मेंटल हेल्थ तक। हर एक कदम ऑब्जर्वेशन और अनुभव पर टिका था। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सिर्फ एक घाव की देखभाल के लिए इतना डिटेल्ड सिस्टम मौजूद था, तो जरा सोचिए इन प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में और कितना कुछ ज्ञान छिपा हो सकता है। ऐसा ज्ञान जो शायद आज हमारी मुश्किलों को हल करने में मदद कर सके। ये वाकई सोचने वाली बात है।